नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी फंसे संकट में, बीजेपी के लोगों ने खोला मोर्चा, यूजीसी से लेकर शंकराचार्य तक। बड़ी अहम है कि इस वक्त जो परिस्थितियां, देश के हालात जिस तरह से बदल रहे हैं और जिस तरह से सरकार घेर रही है अपने कारणों से, जिस तरह से फैसले ले रही है सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस देश के अंदर एक अंधभक्ति छाई हुई थी, वह अंधभक्ति अब कहीं ना कहीं टूट रही है। सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वक्त यूजीसी को लेकर के सरकार के खिलाफ जिस तरह धरना प्रदर्शन हो रहे, या प्रयागराज के अंदर शंकराचार्य को लेकर के सरकार ने जो फैसले लिए और प्रशासन की तरफ से जो तानाशाह रवैया दिखलाया गया, इस सरकार के लिए उल्टा पड़ गया। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, इन्वॉल्वमेंट केंद्र सरकार का दिख रहा है। हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत कार्यक्रम का महाराष्ट्र के उन गतिविधियों से शुरू करें जो एनडीए गठबंधन महायुति के नाम से जाना जाता है। अब सवाल यह है कि इस वक्त केंद्र की सरकार गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है और मात्र 240 सीटें आई हैं और एनडीए के पास 293 सीटें हैं टोटल मिलाकर, यानी कि एनडीए गठबंधन के घटक दलों के पास 53 सीटें हैं, जिसकी वजह से सरकार चल रही है। 53 सांसद हट गए तो सरकार खत्म है, इसमें 20 सांसद हट गए तो भी सरकार खत्म है। यानी कि सरकार तलवार की नोक पर है मोदी की, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब इन बातों को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यह भाजपा की सरकार जब अल्पमत की सरकार है, बहुमत का आंकड़ा इसके पास है नहीं, और जो फैसले ले रही है वह फैसले इस देश हित या उन घटक दलों के हित में नहीं है, उनका विरोध हो रहा है। तो विरोध होने का तात्पर्य यह है कि 100 व्यक्ति अगर धरना प्रदर्शन कर रहा है किसी सरकार के खिलाफ, तो आने वाले वक्त में वोटिंग के वक्त उससे तकरीबन 25 वोट तो दूर हो ही जाएंगे नाराजगी की वजह से। अगर 75 को मना भी लिया तो 25 वोट का नुकसान होगा। तो उसकी भरपाई कैसे होगी जब 2024 लोकसभा चुनाव में लोगों ने आपको बहुमत नहीं दिया और उस वोट बैंक में भी अगर कटौती हो गई तो फिर आगे सीटें और कैसे बढ़ेंगी, पहले चीज। और दूसरा, मोदी सरकार द्वारा लिए जा रहे यह जो भी फैसले हैं, वह फैसले घटक दलों के लिए शुभ संकेत नहीं है, उनके खिलाफ जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी सरकार के भुक्तभोगी हैं। 2019 में उनकी सत्ता नरेंद्र मोदी के कारण चली गई थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे चंद्रबाबू नायडू से वह पूरे नहीं किए, और पूरे नहीं किए तो 2018 में जब पहली बार 14 में यह सरकार बहुमत में आई थी, उस वक्त वह समर्थन दे रहे थे तो समर्थन वापस ले लिए। चूंकि फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास 285 लोकसभा की सीटें थी और बहुमत का आंकड़ा 272 का है। अब ऐसे में यह सरकार अब उलझ गई है। लेकिन महाराष्ट्र से, जो मैंने कहा कि महाराष्ट्र से शुरू करना चाहिए, तो यह बगावत का सुर महाराष्ट्र से पहले उठ गया। जो चंद्रबाबू नायडू 1 फरवरी का अल्टीमेटम दिए थे 28 तारीख से, यानी कि कल से जब पार्लियामेंट का सेशन चालू होगा, बजट सेशन, तो उसके बाद चंद्रबाबू नायडू का नंबर आएगा। लेकिन महाराष्ट्र में तो नंबर आ गया सरकार का, और यह नंबर इस तरीके से आ गया कि बीएमसी मेयर चुनाव को लेकर के सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल महायुति के साथ, वह महायुति को मंजूर नहीं है। अब कई जगहों पर एकनाथ शिंदे ने गठबंधन तोड़ करके महागठबंधन बना दिया।
महाराष्ट्र के अंदर दो गठबंधन है, एक महायुति और एक महाविकास आघाड़ी। ऐसे में अगर तीसरा गठबंधन बन रहा है, यानी कि एनडीए गठबंधन में एक गठबंधन निकल रहा है, यानी कि समर्थन वापस लेगा। यह सारी बातें तब उठनी शुरू हो गई जब एकनाथ शिंदे ने अपने मेयर बनाने की बात कही और अचानक भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम शिवसेना का मेयर नहीं बनाएंगे, और जब शिवसेना का मेयर नहीं बनाएंगे तो एकनाथ शिंदे ने अलग गठबंधन बनाने का बात कह दिया। अब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अलग गठबंधन बनाने जा रहे हैं। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि महाराष्ट्र में गठबंधन टूट रहा है, इसका मतलब सरकार गिरने की कगार पर है, क्योंकि 100 विधायक एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को लेकर के बन रहा है और यह सारे विवाद बीएमसी मेयर पद को लेकर के उठा। डोंबिवली, कल्याण, बाकी के जगहों में एकनाथ शिंदे ने ठाकरे के साथ मिलकर के मेयर बना दिया और बीएमसी का बचा तो 2.5 साल का जो एक रास्ता निकाला था, वह 2.5 साल के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं हुई, तो गठबंधन टूट रहा है। यानी कि महाराष्ट्र की सरकार संकट में है। अब तोड़फोड़ की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। कितना कारगर होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकट में महाराष्ट्र में आ गई है, जिससे नरेंद्र मोदी के लिए भी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि 8 सांसद भी इनसे दूर होने जा रहे हैं। अब शंकराचार्य को लेकर के जो ब्राह्मण समाज नाराज हो गया है, जिस हिंदुत्व का ठेकेदार बन रही थी भारतीय जनता पार्टी, वही हिंदुत्व इसका खुल करके देश के सामने आ गया। शंकराचार्य को अपमान करने के बाद या नोटिस जारी करने के बाद अब योगी सरकार कहती है कि शंकराचार्य या साबित करे कि वह शंकराचार्य है, जबकि शंकराचार्य ने एक 41 सेकेंड का वीडियो रिलीज किया, जो गोरखनाथ पीठ में गए थे और यही योगी आदित्यनाथ उस समय उनको शंकराचार्य मानते, उनका सम्मान किए थे और उनके तारीफों की पुल बांधे थे। गोरखनाथ पीठ के एक्स हैंडल पर यह चीजें मौजूद हैं। अब ऐसे में जो योगी मान लिए, तो अब योगी क्यों नहीं मान रहे? चूंकि योगी महंत है गोरखनाथ पीठ के। जब महंत अवैधनाथ ने इन्हें उत्तराधिकारी बनाया था, तो अब यह ठाकुर तो रहे नहीं, लेकिन ठाकुर से बहुत प्रिय हैं। ठाकुरों की इन्हें बहुत ज्यादा, ठाकुरों से बहुत ज्यादा इन्हें प्रेम है। प्रेम होना चाहिए, लेकिन संत को तो हर किसी से प्रेम होना चाहिए, किसी एक जाति विशेष का संत नहीं होता, और जात पात से ऊपर हो जाता है फिर। लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ यह काम नहीं कर सके, अब यह सारी चीजें आप दर्शकों को इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से नहीं आते, उत्तराखंड से आते हैं। योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ पीठ के महंत उस वक्त के अवैधनाथ ने इन्हें उत्तराधिकारी बनाया था, तो योगी और नाथ इनके नाम के साथ जोड़ा गया। क्योंकि नाथ इसलिए कि गोरखनाथ पीठ में नाथ ही वहां का पीठाधीश होता है, तो यह तो उसके महत्व रहे। अब शंकराचार्य ठन करके बैठ गए और चारों शंकराचार्य साथ आ गए हैं और 10 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया। इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के जिस तरह से उन्होंने बयान दिया और माफी मांगी कि हम माफी चाहते हैं, जिन अधिकारियों ने गलत किया है जांच होगी और उनको सजा भी होगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने माफी नहीं मांगी। इसे दो तरह से समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय नेतृत्व है और जो प्रदेश नेतृत्व है, दोनों एक साथ नहीं है।
लेकिन योगी आदित्यनाथ इसमें अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के, वह भी गोरखपुर से आते हैं और योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से आते हैं। बड़ी ध्यान से आप दर्शक इसे समझिएगा, और न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा। अब पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लेना चाहते, और योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी में बनती नहीं। जो केशव प्रसाद मौर्य माफी मांग रहे हैं शंकराचार्य से, वह केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है और वह कैबिनेट की बैठक तक अवॉइड कर देते हैं, नहीं जाते हैं। ब्रिजेश पाठक वह भी डिप्टी सीएम है, दो डिप्टी सीएम है। ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का इतिहास यह है कि यह लोग अमित शाह के बड़ी नजदीक है। यह लोग अमित शाह के कहने पे चलते हैं। हाल ही के दिनों में अभी अमित शाह गए हुए थे, जब शंकराचार्य का मुद्दा तूल पकड़ रहा था, तो केशव प्रसाद मौर्य ब्रिजेश पाठक के साथ बैठक हुई और कहा जा रहा है कि योगी को हटाने का प्लान सेट करके अमित शाह आए। और यह चीजें प्रयास आज से नहीं, 2024 लोकसभा चुनाव 4 जून 2024 को जब रिजल्ट आया उस वक्त से चल रहा है। मैंने कई कार्यक्रमों में आप दर्शकों से इसका जिक्र भी किया हूं। अब केशव प्रसाद मौर्य खुद भी सीएम बनना चाहते हैं, और चूंकि ब्राह्मण समाज बहुत नाराज हो गया है, तो ब्रिजेश पाठक को आगे किया जा रहा है कि ब्रिजेश पाठक को सीएम बना दे। एक तो गुजरात लॉबी की जो मुरादें थी वह पूरी हो जाए योगी को हटाने का, क्योंकि उनको हटाने का मौका इन्हें नहीं मिल पा रहा है। और योगी आदित्यनाथ अमित शाह और मोदी की सुन नहीं रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक लॉबी तैयार कर दी है, और योगी आदित्यनाथ की लॉबी भी शंकराचार्य के उस आंदोलन में घुसी हुई है, और मोदी शाह की लॉबी भी उसमें घुसी हुई है। एक उत्पात मचाना चाह रहा है, एक उस आंदोलन को भड़काना चाह रहा है। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब इन सभी चर्चाओं में केंद्र सरकार का कहीं न कहीं जो चर्चा चल रही है, अंदर खाने यह चल रहा है कि 4 मार्च तक इसे ऐसे ही तूल पकड़ने दिया जाए, और माफ कीजिएगा 10 मार्च तक। और जब 10 मार्च को यह आंदोलन, शंकराचार्य की बातें पूरी नहीं हुई और यह दिल्ली को कूच करते हैं, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की इस्तीफे करा दिया जाए, जिसके लिए पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए उनको सक्रिय कर दिया गया है। और जो अध्यक्ष होता है पार्टी का, उसके पास पूरा पावर होता है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो है वह योगी से ऊपर है, क्योंकि योगी तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और संगठन का मालिक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष चाहे जिसको चाहे निकाल दे और जिसको चाहे रख ले। तो अब अगर पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है, वह योगी आदित्यनाथ को 6 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं पार्टी से, तो पार्टी से सस्पेंड कर देने के बाद योगी आदित्यनाथ की पार्टी की सदस्यता चली जाएगी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, तो जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं रहेंगे तो सीएम कैसे रहेंगे? तो इन्हें सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ेगा। यह विषाद बिछाई जा रही है। अब ऐसे में समझना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व का नारा दे रही है या आरएसएस दे रहा है, आप दर्शक इसे बड़े ध्यान से समझिए। इसी नफरत हिंदू और मुस्लिम के तर्ज पर ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा वोट मांगती। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, जो फरवरी के पहले हफ्ते में या 15 फरवरी के पहले पहले आचार संहिता लग जाएगा, और अप्रैल में सीएम चुना जाना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का नारा वहां दे रही है, और दूसरी तरफ शंकराचार्य धरने पे बैठे हैं, सारा हिंदुत्व की पोल खुल रही है, और योगी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। योगी मोदी बटे नहीं है। हकीकत यह है कि यह लड़ाई शंकराचार्य की है ही नहीं। शंकराचार्य के इन बातों को और इन आंदोलन को तूल दिया जा रहा है केंद्र सरकार के नेतृत्व में। ऐसी चर्चा है, इसके सबूत हमारे पास नहीं है,
लेकिन यह चर्चा है कि तूल दिया जा रहा है, इसलिए तूल दिया जा रहा है कि योगी को हटाना है। लेकिन इसमें जो गहराई और जो इसका प्रभाव आम जनता तक पहुंच रहा है वह यह पहुंच रहा है कि चाहे योगी हो और चाहे मोदी हो, अपमान तो हिंदू का हो रहा है। और जिस मंदिर मस्जिद की यह बात करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मंदिर को ढूंढते हैं कि इसके नीचे मंदिर है, वहीं पे वाराणसी के अंदर हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया। 200 साल पुराने मंदिर और मूर्तियां उसे खोद करके निकाल दिया गया और लोगों को बेघर कर दिया गया। अब ना तो वहां के साधु संतों से पूछा गया और ना तो वहां के जमीन मालिकाना हक वाले व्यक्ति से पूछा गया। ऐसे में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में और प्रयागराज से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आरएसएस चुप है, केंद्रीय नेतृत्व का कोई इसमें जवाब नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्य को तैयार नहीं है। ऐसे में चारों शंकराचार्य एकजुट हो गए हैं और सरकार को सवालों के घेरे में छोड़ दिए हैं और हिंदू समाज अब उन शंकराचार्य के साथ आ गया है, सारे तथ्यों पर ध्यान दे रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पाखंड खुलकर देश के सामने आ गया है, जिसकी कीमत इस सरकार को चुनाव में चुकानी पड़ सकती है। अब दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ निपट जाए नहीं निपट जाए, दिल्ली आएंगे या गोरखपुर चले जाएंगे। हालांकि एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वह गोरखपुर जाना पसंद करेंगे, गुजरात लॉबी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहेंगे। अब ऐसे में एसआईआर हो या शंकराचार्य को लेकर के अब अधिकारी भी जो है वह इस्तीफा देने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में इस सरकार की पोल पट्टी खोल रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर रायबरेली से उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भी आरोप लगाया कि ठाकुर समाज का अधिकारी ब्राह्मण समाज के अधिकारी को क्या न कि गालियां दे रहा है, तो इस्तीफा दिया जा रहा है। यह बात टीवी इंडिया न्यूज 24 को बरेली से डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताई और वह सारी रिपोर्ट भेजी, जो बीएलओ का भी काम करते रहे। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर 3 खेमे काम कर रहे हैं। एक योगी आदित्यनाथ का और दूसरा 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का और तीसरा केंद्रीय नेतृत्व का, जो आपस में ही बटे हुए नजर आ रहे हैं, जिससे इनके नुकसान है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन के अंदर जो बवाल मचा हुआ है वह सरकार के लिए और भी बड़ी संकट लेकर के आ रहा है। क्योंकि अगर बिहार को लेकर के जो खबरें आ रही हैं, बड़ी चौंकाने वाली खबरें, बिहार के अंदर नीतीश कुमार एक अलग बिसात बिछाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में अब एनडीए गठबंधन टूट के महागठबंधन बनने जा रहा है और देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिरने की कगार पर आ गई, क्योंकि 100 विधायक एक साथ एनडीए गठबंधन का दामन छोड़ देंगे। क्योंकि 55 विधायक एकनाथ शिंदे के पास है और 45 अजीत पवार के पास, यानी कि 100 विधायक निकल जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। जो भारतीय जनता पार्टी के अड़ियल रवैये की वजह से है, मेयर पद को लेकर के भाजपा ने साफ कर दिया कि हम शिवसेना का मेयर नहीं बनाएंगे और शिवसेना के समर्थन के बगैर भाजपा मेयर बना नहीं सकती, क्योंकि भाजपा के 89 सीटें हैं 227 सीटों के अंदर। बहुमत का आंकड़ा 114 का चाहिए, जो इंडिया गठबंधन को मात्र 8 पार्षदों की जरूरत है और इंडिया गठबंधन के संपर्क में भी एकनाथ शिंदे के लोग हैं। तो इंडिया गठबंधन का तो पार्षद बन रहा है, यानी कि घर वापसी के भी संकेत मिल रहे हैं। लेकिन हम बिहार की चर्चा करें कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार कभी भी किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। सिर्फ अब विधानसभा वहां का जो चालू होने जा रहा है, बजट सेशन वहां भी है, पार्लियामेंट में भी बजट सेशन सरकार का आएगा। 1 फरवरी को संडे है तो 2 फरवरी से बजट पेश होगा। अब ऐसे में नीतीश कुमार
ने जो ललन सिंह और संजय झा को हाशिए पे डालने का ठान लिया है, भाजपा में थे और भाजपा से निकल करके उन्हें जेडीयू में भेजा गया है और कार्यकारी अध्यक्ष भी अमित शाह के कहने पे बनाया था नीतीश कुमार ने, क्योंकि इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद उन्हें बनाया गया था। अब ऐसे में ललन सिंह कैबिनेट मंत्री है मोदी सरकार में और मछली पालन मंत्री हैं, तो वह भी मोदी की भाषा बोलते हैं। तो ललन सिंह और संजय झा को वैसे ही नीतीश कुमार हटाना चाहते हैं जैसे केसी त्यागी को 50 सालों की दोस्ती तोड़ करके नीतीश कुमार ने हटा दिया। अब इसमें 2-3 तथ्य हैं जो समझना बड़ी महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार हर हाल में एनडीए गठबंधन छोड़ने वाले हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन छोड़ने के पहले राहुल गांधी की गारंटी चाहिए इंडिया गठबंधन के अंदर, और कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन से अलग रास्ता अख्तियार कर चुकी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन आपस में जो लड़ झगड़ रहा था और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा था, तो कांग्रेस ने बाय बाय कर दिया। अब कांग्रेस यूपीए 3 का गठन करेगी। जो पहले यूपीए 1 यूपीए 2 मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल चली, सोनिया गांधी चेयरपर्सन रही उसकी, अब फिर यूपीए 3 चलेगा। लेकिन जिन क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना है तो कांग्रेस की शर्तों पर करना पड़ेगा, यह कांग्रेस ने साफ कर दिया है। इसीलिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आने के पहले बिहार में समर्थन वापस लेने के पहले कांग्रेस की गारंटी उन्हें चाहिए, क्योंकि बिहार में तो बन जाएगी सरकार अलग होने के बाद। 130 विधायकों की तैयारी हो चुकी है, 122 बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन 12 सांसद जो निकलेंगे उन्हें तो दिल्ली में चाहिए। तो कांग्रेस के पास 100 सांसद हैं और कांग्रेस के समर्थन के बगैर सरकार नहीं बन सकती। यही बात कांग्रेस समझा रही थी तो किसी को समझ नहीं आ रहा था, जबकि कांग्रेस ने 3 बार प्रयास किए थे मोदी सरकार को गिराने के लिए, 3 बार, और प्राइम मिनिस्टर का ऑफर नीतीश कुमार को दिया गया था, तब समझ नहीं आई। और जब कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को बाय बाय करके एकल चलो की राजनीति अपनाई तो सबको समझ आ गया, क्योंकि अब अपने पे बात आ गई। क्योंकि जिस तरह पश्चिम बंगाल का चुनाव होने जा रहा है और जिस तरह एसआईआर के तहत धांधलियां चल रही, करोड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उससे अब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 2-3 कारणों से और भी घिर गई। अब दर्शक इसे भी समझिए। एक तो यूजीसी का मामला आकर के तूल पकड़ लिया इसने, जो विद्यार्थियों को और ओबीसी वर्ग को भी लाकर के चौराहे पे खड़ा कर दिया है। दूसरा, शंकराचार्य को लेकर के जो हिंदू समाज का था, तो देवी देवताओं का पूजा जितना पश्चिम बंगाल में होता है उतना कहीं नहीं होता है, या तो फिर साउथ में होता है। इन प्लेन जगहों पर तो होता है लेकिन दिखावा ज्यादा होता है। यही चीज है कि शंकराचार्य के आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी का बना बनाया काम पश्चिम बंगाल में खराब कर दिया। एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी लगातार सड़कों पर हैं, दिल्ली कूच की बात कही जा रही है, और फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के अंदर ही आचार संहिता भी लग जाएगा। लेकिन अभी तक वोटर लिस्ट जारी नहीं हुआ है, यानी कि बिहार के तर्ज पर चुनाव हो जाएगा लेकिन वोटर लिस्ट जारी नहीं होगा, या वोटिंग के दिन सबको ड्राफ्ट आएगा नाम का, जबकि कई सौ बीएलओ और अधिकारी पश्चिम बंगाल में इस्तीफा दे चुके हैं कि एसआईआर सही नहीं चल रहा है। और एसआईआर के लेकर के हर राज्य से यही खबरें आ रही हैं कि धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। लेकिन न्यायपालिका भी नहीं सुन रहा है, न्यायपालिका भी आंखें बंद करके बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में झुकाव उसका नजर आ रहा है। अब ऐसे में आम जनता सड़क पर उतर रही है। ईडी का जो दांव खेला गया आईपैड के दफ्तर पर, तो आईपैड तृणमूल कांग्रेस का आईटी सेल भी देख रहा था। वह जो प्रत्याशियों को जिसको टिकट देना है उसकी भी लिस्ट तैयार कर रहा था। तो वहां इस मकसद से मारा गया था, ममता बनर्जी के कहे अनुसार, कि तृणमूल कांग्रेस की रणनीति क्या है चुनाव का, वह फाइल हासिल करना था। लेकिन ममता बनर्जी ने सारे प्लान पर पानी फेर दिया, पहुंच गई और सारा ईडी से छीन लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, लेकिन फिर भी कोई
उसका निपटारा नहीं हुआ। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे, और अगर पश्चिम बंगाल पिछली बार 2021 में 73 विधानसभा की सीटें आई थी और मुख्य लड़ाई 123 सीटों पर है, जहां 100 से शुरुआत ममता बनर्जी करती हैं, 100 से शुरुआत करती है और 298 सीटों का विधानसभा सीटों का प्रदेश है। ऐसे में जो मथुआ समाज है और मुस्लिम वर्ग वाली एरिया जो है, वहां 123 सीटें आती हैं। इसीलिए हुमायूं कबीर जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस से निकाल दिया गया, लेकिन इस्तीफा नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी उनको तूल दे रही है और उन्होंने जामा मस्जिद बनाने का ऐलान किया कि 300 करोड़ खर्च करेंगे। किसने दिया 300 करोड़? हुमायूं कबीर की इतनी औकात है? बिल्कुल नहीं है। एक विधायक की इतनी हैसियत कहां से हो सकती? लेकिन पैसे उनके फंड में आ रहे हैं। कौन दे रहा है पैसे? तो यह हर कोई समझ सकता है कि पैसे कौन दे सकता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से उनका गठबंधन करा देना कि पश्चिम बंगाल में, यह चीजें और तूल पकड़ने लगी। और असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता। तो अब ममता बनर्जी वही, जब कांग्रेस मोदी सरकार को पलटने में लगी थी, तो ममता बनर्जी जी पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को समर्थन कर रही थी, और अब वही भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को खत्म करने की कोशिश और प्रयास में लग गई। तो अब ममता बनर्जी को भी अक्ल आने लगी कि यह तो हमें ही डस रहा है। तो जिस सांप सपोले को दूध पिलाया ममता बनर्जी ने, डसेगा, अब तो मजबूत हो गया तो डसेगा, सारी व्यवस्था उसके हाथ है। तो समझ आया, तो अब वह कांग्रेस के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर खबर यह भी निकल रही है कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी को 4 सीटें ममता बनर्जी देंगे, लेकिन कांग्रेस से कोई वार्ता नहीं हो रही है। ऐसे में ममता बनर्जी फंस रही है कि कांग्रेस अगर दिल्ली के तर्ज पर या महाराष्ट्र बीएमसी के तर्ज पर चुनाव लड़ती है, तो ममता बनर्जी का बना बनाया खेल खराब हो जाएगा और सत्ता गंवा सकती है। इस बार चुनाव जीती ममता बनर्जी तो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर हार गई तो तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बार सत्ता आ गया पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी वापस पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल का एक घृणा उत्पन्न हो जाएगी, वहां शुरुआत हो जाएगी वहां हिंदू मुस्लिम की। ऐसे में आरजेडी को 4 सीटें, तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी चाहिए? लेकिन ममता बनर्जी कोई भी बातचीत नहीं, और कांग्रेस एकल चलो की राजनीति पर है। ऐसे में पश्चिम बंगाल का चुनाव एक बहुत ही ऐसा संग्राम होने वाला है, चुनावी संग्राम पश्चिम बंगाल के अंदर। अगर कहीं दिल्ली वाला हाल हो गया अरविंद केजरीवाल का, जो नहीं होना चाहिए, तो ममता बनर्जी का भी हाल अरविंद केजरीवाल वाला हो जाएगा। तो अब ममता बनर्जी समय रहते इस बात को समझती हैं या नहीं समझती हैं, यह वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन को एकजुट करने का प्रयास अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, जो सुबह के ही कार्यक्रम में मैंने बताया था आप दर्शकों को। और अब कांग्रेस चूंकि इंडिया गठबंधन से अलग अपने आप को खड़ा कर रही है, तो अखिलेश यादव मिशन 172 को कंप्लीट कर रहे हैं। 172 कंप्लीट होने के बाद कांग्रेस 100 सांसदों का अपना समर्थन देंगी। लेकिन इस वक्त अगर मोदी सरकार को नहीं हटाया गया, जबकि चारों तरफ से मोदी सरकार संकट में घिरी हुई है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला वक्त जो होगा, क्षेत्रीय दलें उसे झेल नहीं पाएगी। इसलिए इस वक्त चंद्रबाबू नायडू भी अलग हो रहे हैं,
नीतीश कुमार भी अलग हो रहे हैं, भाजपा के लोग भी भाजपा के खिलाफ हो रहे हैं, ब्राह्मण समाज साधु संत भाजपा के खिलाफ हो रहे हैं। ऐसे में यह लोहा गर्म, कहते हैं ना कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, तो इस वक्त यह चांस है। लेकिन इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, यह आचार संहिता लगने के बाद तय होगा। लेकिन मोदी सरकार के लिए संकट बढ़ गया है, विपक्ष से भी और अपने एजेंडे से भी। अब आरएसएस चुप्पी साधा हुआ है, मोदी शाह क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? चूंकि मोदी जो है उनका असली रंग इस देश को पता चल गया। जो बड़े बड़े दावे थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, आमदनी दुगुनी कर देंगे, 15 लाख खाते में दे देंगे, अच्छे दिन आएंगे, चाइना को लाल आंख दिखाएंगे। लाल आंख तो छोड़िए, 56 इंच का सीना भी बिल में डूब गया और डंका को ट्रंप ने ढोल बना करके फोड़ दिया। हर जगह से बात कर गए। आज नेपाल जैसा देश भी हमारे साथ खड़ा नहीं है। और नेपाल तो छोड़िए, जिस बांग्लादेश का भारत जन्मदाता है, जिस भारत की वजह से बांग्लादेश बना, वह भी हमें आंखें तरेर रहा है और मोदी जी की लाल आंखें नजर ही नहीं आ रही। अब यूजीसी को लेकर के छात्र ओबीसी समाज है, तो अब चूंकि यूनिवर्सिटी में लोग कम पढ़े हुए हैं, मोदी जी की डिग्री बड़ी हेवी है, इकलौते विश्व के छात्र रहे हैं मोदी जी, तो मोदी जी की पढ़ाई तो एक अलग ही पढ़ाई है, तो लोगों को समझ नहीं आ रही है। इसलिए लोग अब धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी के जो नियम कानून है, यह कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के लिए और इस देश को गुलामी की राह पर ले जाने वाली है। जिस तरह अडानी के ऊपर शिकंजा कस रहा है और अडानी को लेकर के अरेस्ट वारंट जारी हो रहे हैं या सम्मन जारी हो रहे हैं, अमेरिका से क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं, ऐसे में 20 साल की सजा गौतम अडानी को होगी और लाखों करोड़ रुपए इस देश के डूब जाएंगे। शुक्रवार को शेयर मार्केट जब बंद हो रहा था, उस वक्त तक गौतम अडानी का एक दिन में 1,40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। रुपया 92 को पार कर रहा है, कमजोर हो रहा है। टाटा ने अभी 3-4 दिन पहले ही 30,000 लोगों को काम से निकाल दिया। आईटी सेक्टर बैठ रहा है और आईटी सेक्टर के इंजीनियरों को जिस तरह अमेरिका रोक लगा रहा है, जैसे जैसे चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी मोदी सरकार से बढ़ती जा रही है और इस कदर बढ़ रही है कि अब बात समर्थन वापसी तक पहुंचने लगी है और भाजपा के लोग भी नाराज हैं। तो ऐसे में मोदी बड़े संकट में है, मोदी की सरकार संकट में है, भाजपा के लोग ही, बीजेपी के लोग ही मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी का मामला इस तरह तूल पकड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक लाइन से इस्तीफे देते जा रहे हैं भाजपा से और अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल करके सड़कों पर हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब पुष्कर सिंह धामी इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन मोदी के लिए तो दिक्कत आने वाली है 2027 विधानसभा चुनाव में और 2029 लोकसभा चुनाव में, क्योंकि भारी मात्रा में इस्तीफे हो रहे हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन जिस कगार पर इस वक्त खड़ा है और महाराष्ट्र से जो संकेत मिल रहा है, एनडीए गठबंधन टूट रहा है, महागठबंधन का ऐलान हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार महागठबंधन बना रहे हैं। तो ऐसे में बीएमसी तो छोड़िए, महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी गिरने जा रही है और गिरती है तो मोदी सरकार तलवार की नोक पर। और जहां नीतीश कुमार ने थोड़ा सा झटका दे दिया तो मोदी सरकार धराम हो जाएगी और ऐसे में अब उल्टी गिनती सरकार की चालू है, लेकिन सहयोगी कम, भाजपा के लोग ही ज्यादा अब सरकार गिराने में लग गए हैं। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें
और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।